हाय, आई एम लोकेश एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हमारे को एक कंसेप्ट सीखना होगा और कंसेप्ट का नाम क्या है कि अगर हम किसी नंबर की पावर n करते हैं तो क्या वो जीरो पर एंड होगा। मैं फिर से कहता हूँ, अगर हम किसी नंबर की पावर n करते हैं तो क्या वो नंबर जीरो पर एंड होगा। तो इसको समझने के लिए हमें कंसेप्ट समझना होगा। सबसे पहला कंसेप्ट ये कहता है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं 10 की पावर 1 करता हूँ, अगर मैं 10 की पावर 1 करूँगा तो 10 आएगा। 10 की पावर का स्क्वायर करूँगा तो 100 आएगा। 10 की पावर क्यूब करूँगा तो 1000 आएगा। 10 की पावर 4 करूँगा तो 10,000 आएगा। यानी 10 की मैं कितनी ही पावर बढ़ाता चला जाऊँ उतने ही n टाइम्स ऑफ जीरो आने लग जाएंगे। क्या एम आई क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके बाद इसके बाद आप देख पाएंगे कि हमने ये देखा है, कंसेप्ट कहता है कि अगर किसी नंबर का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर किसी नंबर का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके अंदर उसके अंदर प्राइम फैक्टर 2 और 5 आते हैं तो वो नंबर एंड होंगे डिजिट 0 के साथ। मतलब मैंने क्या कहा, अगर हम किसी नंबर की पावर n करते हैं और इस नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसके नंबर के प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 आता है तो वो नंबर एंड होगा 0 के साथ। क्या यहाँ तक क्लियर है? आइए हम क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, चेक करिए, मैं कंसेप्ट ऊपर ही लिख रहा हूँ ताकि वो समझ में भी आए। चेक करिए कि जो 6n है क्या वो एंड होगा 0 पे। अगर n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, आपको पता होगा n एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो अभी फिलहाल मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 6 की पावर n है और अगर मैं 6 की पावर n को अगर 6 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि 6 का प्राइम फैक्टर आएगा 2 एंड 3 और n, यही आएगा। ठीक है ना? अब आप देख पाएंगे कि अगर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 और 3 आ रहा है, अगर यहाँ पे 2 और 5 दोनों आ रहे होते तो इसका मतलब होता है कि अगर हम 6 की कोई भी पावर करेंगे तो वो एंड होगी 0 पर। बट हमने क्या देखा, 6 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो 2 और 3 आया। तो यानी अगर 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि अगर हम 6 की कोई भी n पावर करेंगे तो वो कभी भी एंड नहीं होगी 0 पे। एम आई क्लियर? तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो हमने लिखा 6 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है ना? अब लिखेंगे इट्स फैक्टर इट्स फैक्टर या फिर आप कह सकते हो इट्स फैक्टर, एक सेकेंड, इट्स प्राइम फैक्टर इट्स प्राइम फैक्टर आर ओनली 2 एंड 3, नेवर 5। मतलब जब हमने इसका प्राइम फैक्टर किया, जब हमने 6 का प्राइम फैक्टर किया तो उसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 आ रहे थे लेकिन 5 नहीं आया। इसका मतलब अगर 5 नहीं आया तो हम कह सकते हैं, सो दिस डिजिट दिस नंबर कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है? तो हमने क्या देखा, इस कंसेप्ट में हमने देखा कि अगर हम किसी भी नंबर का n पावर करते हैं और उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 5 दोनों आता है तो वो नंबर का n पावर अगर हम करेंगे तो वो एंड होगा 0 पर। जैसे 10 का हो रहा था,
लास्ट में 0 आ रहा है ना। तो फिर हमने जब 6n को चेक किया तो यहाँ पर हमने बताया चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, जहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और 5 होते हैं। 6n देखा तो 6n का जब हम 6 का हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 और 3 आया। अब हम क्या कह सकते हैं, इट्स प्राइम फैक्टर आर ओनली 2 और 3 नेवर 5, मतलब 2 और 3 प्राइम फैक्टर आए लेकिन 5 नहीं आया। सो दिस नंबर कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 हैंस प्रूफ। क्या ये आपको बात समझ में आई? ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो डिवाइड होता है या फिर उसका फैक्टर या तो 1 होगा या वो खुद होगा। समझ में आई मैंने क्या कहा? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड या फिर इसका फैक्टर 1 या ये खुद होगा, इटसेल्फ होगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर 3 होता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर या तो वो खुद होते हैं या फिर 1 होता है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो अ नंबर हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो इनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हों। जैसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट 4, क्यों ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है? अगर हम 4 का फैक्टर करें तो ये 1 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, ये 4 के टेबल में आता है, उसके 3 फैक्टर हो गए, तो यानी ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। अगर मैं 10 की बात करूँ तो ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 डिजिट हैं। समझ में आई बातचीत? तो ये हमारे क्वेश्चन थे। हमें इसमें क्या, हमने इस कंसेप्ट में हमने ये सीखा, हमने कंसेप्ट में ये सीखा कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं या तो उनका जो फैक्टर होता है तो 1 होता है या फिर वो खुद होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं। जैसे सबसे मैंने छोटा जो कंपोजिट नंबर बोला वो 4 बोला, और 2 डिजिट वाला कंपोजिट नंबर मैंने 10 बोला। समझ में आई? अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 का, कि एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो हमको ये चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने इसको करते हैं। हमने देखा हमारे पास नंबर है 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13। ये हमारा एक क्वेश्चन है और हमको ये चेक करना है क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो मैंने चेक करने की कोशिश करी, मैंने देखा यहाँ भी 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है, मैंने 13 कॉमन ले लिया। और 7 इंटू में 11 इंटू में जब 13 की जगह 1 आ गया प्लस 1 आ गया क्योंकि हमने इसको कॉमन ले लिया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 7 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा, प्लस 1 आ जाएगा 13, और इसको अगर हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 78। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 13 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है। इससे 78 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो 13 इंटू में 13, तो 13 ये वाला 13 हो गया। 78 का लिखेंगे तो 13 2 इंटू में 3 आएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ। 78 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6, तो 1 बचा, 2 9 जा 18। अब 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। इसलिए मैंने 78 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दिया। तो आप देख पाएंगे कि इस नंबर का 3 फैक्टर आ गए। एक फैक्टर हमारा ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये है। तो हम कह सकते हैं इट हैज़ 3 फैक्टर। So we say that this number is composite number। समझ में आए? क्योंकि इसके 3 फैक्टर आए थे। अब ये वाला क्वेश्चन, अब हमें कौन सा करना है? ये वाला क्वेश्चन 2 कॉपी है, बस थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं। जैसे क्वेश्चन उतार लेते हैं। सबसे पहला है 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3। क्या यही है ना? 7 इंटू 3
इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5, ये क्वेश्चन है। और उसको अब हमें इसको भी चेक करना है क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो हम देखेंगे 5 यहाँ भी आ रहा है, 5 इसमें भी कॉमन आ रहा है। जब भी आपके पास ऐसे प्लस का साइन आए तो आपको ध्यान रखना है इसको अलग रखना है और इसको अलग रखना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इसमें से 5 को कॉमन ले लेंगे। तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया। अब मेरे पास आ गया 7 इंटू में 6, 5 की जगह 1, 4, 3, 2 इंटू में 1 और प्लस का 1 क्योंकि कॉमन निकाल लिया। अब आते हैं 5 पे। अगर मैं इन सब का मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 4 तिया 12 दूनी 24 और इसका ही मल्टीप्लाई मार दो, 24 दूनी 48, 4 हासिल, 24 चौक 96 और 4 96 और 4 100। तो हमारा आ गया 1008 और प्लस में 1, ठीक है ना। तो 51009, 1009 समझ में आई। अब हम क्या देख पाए कि जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया इस नंबर का तो मल्टीप्लाई मारने पर आया 5005045। और जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसका फिर से वही नंबर आ गया क्योंकि 1009 इज अ प्राइम नंबर, 1009 इज अ प्राइम नंबर। समझ में आई बातचीत, क्योंकि ये किसी से हो ही नहीं रहा था। तो हमने क्या देखा, इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर कितने हो गए इस नंबर के। तो हमने देखा इसके एक फैक्टर तो ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया 2, और तीसरा भाई इसके अंदर 1 तो होगा ही ना, तो 3 फैक्टर हो गए। हम कह सकते हैं दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर because it has 3 factors 1 5 1009। समझ में आई बात, क्लियर है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 1009 एक प्राइम नंबर है, एक सेकेंड। 1009 इज प्राइम नंबर, हाँ जी भाई प्राइम नंबर है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन थी मुझे भी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ना दिमाग लगाने वाला है। जैसे आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का, एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया, वो उसका 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने में। यानी जो सोनिया है वो 1 राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है। वहीं एक लड़का है जिसका नाम है रवि, और वो 1 राउंड लगाने में 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ऐसा हमने देखा कि इन्होंने दौड़ना या रनिंग करनी शुरू करी सेम पॉइंट से और सेम टाइम पर, एट गो इन द सेम डायरेक्शन, और इस सेम डायरेक्शन में गए भी। तो कितनी देर बाद, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जहां पर ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे आप देख पाएंगे कि ऐसी कंडीशन पे हमारे को एलसीएम निकालना होता है। 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 6 दूनी 12, 6 ती 18, 2 एकम 2 और 3 उतर जाएगा, फिर 3 1 1। तो आप देख पाएंगे अगर इसका नंबर देखें तो हमारा आएगा 6, हमारा आएगा 6 इंटू में 2 इंटू में 3, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो आप देख पाएंगे कि 36 मिनट बाद विल दे मीट, ये मिलेंगे अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। समझ में आई बातचीत। तो मैंने आपसे ये क्या कहा, मैंने कहा कि एक लड़की सोनिया है जिसको एक राउंड लगाने में सर्कल के 18 मिनट लगते हैं, वहीं रवि को एक राउंड लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जब ये
सेम टाइम पे और सेम स्टार्टिंग पॉइंट मिलेंगे, तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। 6 2 3 36, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू।